हेलो, नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन एक नई आपकी पाठ्य पुस्तक शुरू करेंगे जिसके अंदर कक्षा 12 की इतिहास की पुस्तक होगी और उसका नाम होगा भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। तो सबसे पहले सामान्य डिटेल देख लेते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अपन इसमें बातचीत करेंगे। बिल्कुल बोर्ड को जो आपका एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक चैप्टर के अकॉर्डिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सारे के सारे नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके अंदर आप लिख लेना लक्स क्लासेस बालोतरा इस तरीके से, तो आपके ऑटोमेटिक चैनल आ जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलती रहेगी। चलिए, तो आपकी कक्षा 12 के अंदर 3 पुस्तकें संचालित होती है इतिहास में। आप अगर आपका बैग में से किताबें निकाल करके देखेंगे तो उसमें इस तरीके से 3 किताबें होगी। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कक्षा 12 इतिहास की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ये भाग 2 और भाग 3, ये आपके यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं। इसमें से ये वाली जो है इसकी अपन पहले बातचीत करेंगे और उसके बाद क्रमानुसार इन दोनों की बात करेंगे। और इसमें जो आपका पहला पाठ है उस पहले पाठ की बातचीत शुरू करेंगे। और पहले पाठ का नाम जो है ईंट, मन के अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता, इसकी बातचीत अपन शुरू करेंगे। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस पाठ में से कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 3 प्रश्नों का जो अंक भार होगा वो होगा 6, यानी कुल मिला के इस पाठ में से अपने 6 अंक के प्रश्न आने की संभावना है। जैसे कि पाठ का नाम है ईंट, तो यहाँ पे आपको ईंटों से बने हुए बहुत सारे घर दिख रहे होंगे, तो अपन ईंटों की बात करेंगे। मन के जैसे कि यहाँ ये आभूषण जो बने हुए हैं, मन कौन से बने हुए हैं, मन के का मतलब होते हैं छोटे छोटे आभूषण, जैसे कि यहाँ गोल प्रकार के, यहाँ ये इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से आपको आभूषण दिख रहे हैं। उसके बाद में अस्थियां, यानी उनकी हड्डियां किस प्रकार से थी, उनकी शवादान करने की जो पद्धति थी वो किस तरीके की थी, उनकी बातचीत अपन यहाँ पे करने वाले हैं। तो बढ़िया, आप आराम से पेन कॉपी किताब लेके बैठ जाइएगा। एयरफोन है तो आप कानों में एयरफोन डाल लीजिए, और शोर शराबे वाला कहीं इलाका है, आप वहाँ बैठे हो जहाँ घर के लोग ज़्यादा आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दूर बैठ जाइए ताकि इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। रटने की बजाय समझने पे अपने को ध्यान देना है ताकि बोर्ड एग्जाम तक अपने दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से सुरक्षित रहेगी, सेव रहेगी और आराम से आप लिख पाओगे। तो एक एक करके आराम से अपने को देखना है हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले बात करें हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये 3 देशों में फैली हुई है। ठीक है, और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि ये मैप है, इस मैप के अंदर ये जो है यहाँ से आपकी एक नदी निकल रही है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है ना, इस नदी का जो नाम है वो है सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यता स्थल स्थापित है, जैसे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे कालीबंगा है, यहाँ पे धोलावीरा है, यहाँ पे लोथल है। ठीक है, इसके किनारे बहुत सारे लोगों ने अपने घर बनाने शुरू किए और धीरे धीरे यहाँ पे बस्तियों का निवास शुरू हो गया और इसे ही नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। और इसके देशों की बात करें तो यहाँ जो है वो आपका अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है और ये भारत है। यानी कुल मिला के इसका विस्तार जो है वो 3 देशों में है, 1, 2 और 3। समझ में आ गया? अगर एग्जाम में भी आता है तो आराम से आप यहाँ इस तरीके के मैप की सहायता से आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि इसका विस्तार जो है वो 3 देशों के अंदर है और सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, अब बात करें नामकरण की, यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके क्या क्या नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता को भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थान था। यानी यहाँ पे हड़प्पा ऐसा स्थान था
जो यहाँ पे सबसे पहले खोजा गया था। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे स्थान जो है वो खोजे गए थे। यानी ऐसे मान लो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो खोजा गया था उसका नाम था हड़प्पा, और दूसरा जो खोजा गया था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, पहला था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा यहाँ पे पहला खोजा नगर होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और नगरीय सभ्यता कहने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम था गॉर्डन चाइल्ड, और गॉर्डन चाइल्ड ने इसे एक नया नाम दिया है, प्रथम नगरीय क्रांति। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे प्राक ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे मातृसत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। मातृसत्तात्मक का मतलब है कि यहाँ जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, यानी महिलाओं की यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ परिवार की मुखिया जो थी वो महिलाएं थी। तो ये इसके नामकरण से रिलेटेड है। यहाँ मैंने तथ्य जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम कक्षा 12वीं तथा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है 12वीं के बाद, उनके तथ्य भी इसमें शामिल किए हैं ताकि उन्हें बार बार चीज़ों को पढ़ना नहीं पड़े। ठीक है, तो अपन ने अभी तक इसके विस्तार की बात की है और नामकरण की बात की है। ठीक है, और आपके बोर्ड में भी ऐसा प्रश्न आए बड़ा तो आपको इसके हिसाब से लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पहला खोजा गया स्थल था, इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसे प्राक ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं, और मातृसत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। आगे कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, अब सिंधु से लेकर के कुछ डेट भी आपको थोड़े मद्देनजर रखनी होगी। जॉन मॉर्सल ने सिंधु का नाम किया था प्रयोग में, यानी जॉन मॉर्सल जो था इसने सबसे पहले सिंधु सभ्यता नाम का प्रयोग करने वाले पुरातात्विक थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता जो नाम है वो जॉन मॉर्सल ने प्रयोग लिया था। 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले को देखा था, और 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपने लेख में प्राचीनतम नगर हड़प्पा का उल्लेख किया था। यानी यहाँ पे 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन आता है जिसने हड़प्पा के टीले को देखा, और 1842 के अंदर इसने कोई अपनी किताब लिखी थी या कोई लेख लिखा था, उसके अंदर लिखा था कि इंडिया के अंदर हड़प्पा नाम की कोई चीज है जो सबसे प्राचीनतम नगर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में 1856 में कराची से लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और इसमें जॉन बर्टन और विलियम बर्टन दो भाई थे, इनके निर्देशन में कार्य चल रहा था, और यहाँ से बहुत सारे लोगों ने, मजदूरों ने ईंटों को निकाल करके रेलवे लाइन में बिछा दिया, और उन्हें यहाँ पे पता नहीं था कि यहाँ पे हड़प्पा का नामक कोई पहला पुरातात्विक स्थल भी है। भारत में रेलवे का जो जनक है वो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का काम किया था, और आपको पता होगा भारत के अंदर रेलवे लाइन जो है वो 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी, और देश की पहली ट्रेन तत्कालीन बम्बई और बोरी बंदर यानी ठाणे के बीच में चली थी। समझ में आ गया? तो भारत के अंदर रेलवे का जो जनक है लॉर्ड डलहौजी को भी कहा जाता है। 1851 से लेकर 1853 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण किया, और 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उसे हड़प्पा पर मानचित्र जारी करने का प्रयास भी किया गया, यानी हड़प्पा के ऊपर उसने मानचित्र भी जारी किया था। ओके, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, यानी यहां अपने को इस चीज को वापस देखना है कि 1826 के अंदर चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीले को देखा, और यहाँ 1842 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया, और 1856 ईस्वी में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन का काम चल रहा था, और हड़प्पा से कुछ ईंटों को निकाल लिया गया। और बात करें भारत में रेलवे का जनक तो लॉर्ड डलहौजी है, और पहली रेलवे कब चली थी भारत के अंदर रेल, तो 1853 16 अप्रैल को चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें याद रखना है कि 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जनक की मतलब स्थापना की थी, इसीलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। 1904 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। यहाँ पे पुरातात्विक विभाग है, ठीक है ना, भारतीय पुरातात्विक विभाग है,
और 1904 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम महानिदेशक जॉन मॉर्सल को बनाया गया। और वर्ष 1924 20 सितंबर को लंदन पत्रिका में जॉन मॉर्सल ने हड़प्पा सभ्यता का प्रकाशन किया और जॉन मॉर्सल की पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक जो थी, उसके अंदर सबसे पहले इस सभ्यता का उल्लेख हुआ था। इसको थोड़ा सा इधर फ्लो चार्ट के अंदर समझें तो 2-3 डेट जो है वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि थोड़ा प्रश्न जटिल है। वो यहाँ जितनी चीजें लिखी वो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। हम ऐसे मान लो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी बात कर रहे हैं, सिंधु घाटी। अब इसमें आपको सबसे पहली डेट याद ये रखनी है कि 1826 के अंदर एक आदमी है जिसका नाम है चार्ल्स मेसन। इसने सबसे पहले इस हड़प्पा के टीले को देखा था। कब देखा था? 1826 के अंदर देखा था। और 1826 के बाद में इसने 1842 के अंदर इसका प्रकाशन किया था कि भाई ऐसा टीला जो है भारत के अंदर यहाँ पे मैंने देखा था। यानी हड़प्पा के बारे में पहली जानकारी 1826 चार्ल्स मेसन को लगी थी और इस चार्ल्स मेसन ने क्या किया, 1842 में प्रकाशित किया। फिर ये हुआ कि लाहौर के अंदर रेलवे, कराची टू लाहौर, कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन चल रहा था इस तरीके से, लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन चल रहा था। और इस रेलवे लाइन में जब ईंटों की कमी पड़ गई थी तो वहां जो मजदूर काम कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया, हड़प्पा के टीले से जो ईंटें थी उनको निकाल करके इस रेलवे लाइन के अंदर बिछाना शुरू कर दिया। कब किया गया? तो ये था आपका 1856 के अंदर। और जो रेलवे लाइन का यहाँ पे काम देख रहे थे वो बर्टन बंधु काम देख रहे थे। बर्टन बंधु का मतलब है दो भाई थे, बर्टन, विलियम बर्टन और जॉन बर्टल, ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे थे। इनके निर्देशन में यहाँ से ईंटों को निकाल लिया गया, जिससे बहुत सारी इमारतें जो थी नष्ट हो गई। ठीक है, इन लोगों को पता नहीं था कि ये पुराना यहाँ पे कोई स्थान हो सकता है। उसके बाद में अपने अलेक्जेंडर कनिंघम हैं जिन्होंने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था 1851 से लेके 1853 तक। ठीक है ना, कनिंघम ने यहाँ पे सर्वेक्षण कार्य किया था। उसके बाद में आगे देखा जाए तो 1861 के अंदर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी कनिंघम के द्वारा। फिर 1904 की बात करें तो 1904 के अंदर है वो भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, सेम टू सेम, और इसमें नाम नया जुड़ गया, सर्वेक्षण विभाग। 1904 में स्थापना हुई थी सर्वेक्षण विभाग की। और इसका जो प्रथम महानिदेशक जो था उसका नाम था जॉन मॉर्सल। ठीक है, इस जॉन मॉर्सल ने ही इस सभ्यता का जो नाम दिया वो दिया था सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे कि अपने ऊपर यहाँ पे पढ़ा, सिंधु सभ्यता। इसने ही सबसे पहले इस सभ्यता को जो नाम दिया था वो दिया था सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। ठीक है, और ये नाम किस में दिया था? मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के अंदर दिया था। और कब दिया था? 1924 20 सितंबर। ठीक है ना, 20 सितंबर 1924 को इसने ये नाम दिया था। इतनी जानकारी आप इसके बारे में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपकी किताब के अंदर जो चीजें दी हुई है उनकी बातचीत करते हैं। इतनी चीजें अगर आपने लिखी है तो अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में, आराम से आप देख के लिखना। अब आपकी किताब के अंदर इस तरीके का एक चित्र दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा है। इसमें ये इस तरीके से एक जानवर है जिसके ऊपर सींग है, या फिर इसको अपन ऐसे कह सकते हैं एक सींग वाला गेंडा, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ये इसके जैसा ही बन गया भाई साहब, गजब है। यहाँ पे ये कुछ चीजें लिखी हुई है। चलो, ये एक हड़प्पाई मोहर का चित्र है। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। यानी ये जो हड़प्पाई मोहर है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। विशिष्ट का मतलब है बहुत ही खास, महत्वपूर्ण, ऐसे कह सकते हैं, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण पुरावस्तु है। पुरावस्तु का मतलब है पुरानी वस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी और इसमें जिस पत्थर का उपयोग किया जाता था उसका नाम था सेलखड़ी पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र बने होते थे और इस पर एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण होते थे जिन्हें आज दिन तक पढ़ा
नहीं जा सका है। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा मोहर की। 3-4 चीजें याद रखनी है। हड़प्पा मोहर ये जो है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। इसे सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता था और इन मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने हुए होते थे, क्योंकि वो लोग जानवरों के आसपास ही रहते थे। दैनिक प्रतिक्रिया के अंदर उनके जानवर ही तो थे, उठना, जानवरों का शिकार करना, या फिर जानवर जो थे वो खेती के लिए प्रयुक्त होते थे। इसलिए उन्होंने अपनी मोहरों पर जानवरों के चित्र बनाए और इन पर एक ऐसी लिपि उत्कीर्ण होती थी, यानी ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण होते थे जिन्हें आज दिन तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, आगे है संस्कृति शब्द से तात्पर्य। तो ये 4 बिंदु कंप्लीट, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी, इस पे जानवरों के चित्र बने हुए हैं और एक ऐसी लिपि उत्कीर्ण है जिसे आज दिन तक पढ़ा नहीं गया है। आगे बात करेंगे संस्कृति शब्द से तात्पर्य। आपकी किताब में अगर आप किताब खोल के बैठे हैं तो आपके सामने इस तरीके से आया होगा, बॉक्स बना हुआ, उसके अंदर लिखा हुआ होगा। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। पुरातात्विक विद यानी इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले लोग संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध स्थापित करती है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं के अंदर देखा जाए तो मोहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में संस्कृति शब्द से क्या मतलब है? तो संस्कृति शब्द से मतलब यह है कि यहाँ एक ऐसी विशिष्ट पुरावस्तुओं का समूह जो एक विशिष्ट शैली के लिए बने होते हैं, सामान्यतः एक साथ एक जैसे भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से अपना संबंध स्थापित करते हैं, उसे कहते हैं संस्कृति। कहने का मतलब यह हो गया कि एक समय में एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उनकी कोई संस्कृति होती है, उसे कहते हैं विशेष संस्कृति। जैसे मान लो राजस्थान है, राजस्थान की भी एक भौगोलिक संरचना है और यहाँ राजस्थान की वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल, तो ये भी एक प्रकार की संस्कृति हो गई। उसी प्रकार हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में भी देखा जाए तो उनकी पुरानी वस्तुओं का एक समूह था जिसमें मोहरे हैं, मनके हैं, बाट है, पत्थर के फलक है, पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती है और इन सभ्यताओं का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां ये संस्कृति पहली बार खोजी गई के नाम पर भी किया गया है, जो कि अपन ने पहले बातचीत की है कि हड़प्पा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है और उसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहला खोजा गया स्थान था। इस काल का निर्धारण, यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस काल का निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो आपका 2500 ईसा पूर्व से लेकर के ईपू से 1750 ईसा पूर्व है। यानी सामान्य टाइमिंग जो है वो आपका सर्वमान्य मत माने जो ज्यादा लोग इस बात के सपोर्ट करते हैं, तो उसका टाइमिंग जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है। आप कंफ्यूज नहीं हुए, टाइमिंग से लेकर के आपके एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में आई जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है और इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा का नाम भी दिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझे, यानी हड़प्पा सभ्यता ये जो है ये बनने से पहले यहाँ पे लोगों के कुछ और भी पहले के अवशेष थे, तो यहाँ इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं आरंभिक हड़प्पा, यानी हड़प्पा विकसित हड़प्पा बनने से पहले यहाँ पे कुछ आरंभिक बस्तियां थी जिसे अपन कहते हैं आरंभिक हड़प्पा, यानी पहले लोगों के घर थे। उसके बाद में इन लोगों के घर बने जिसको कह दिया विकसित हड़प्पा, और विकसित हड़प्पा के बाद में एक सभ्यता और आएगी जिसको नाम दे दिया परवर्ती हड़प्पा। पहले विकसित होने से पहले जो लोगों के घर थे वो थे आरंभिक हड़प्पा और वहीं पे ही नए लोगों के घर बने और हड़प्पा बिल्कुल एक अच्छी तरीके से विकसित हो गई तो उसे नाम दे दिया विकसित हड़प्पा। और हड़प्पा जैसे जैसे पतन की ओर गई तो उस टाइम को दे दिया परवर्ती हड़प्पा। अब हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये अपन ने देख लिया 3 देशों के अंदर विस्तृत है और इसके उत्तर दक्षिण में कौन से स्थान है विस्तृत रूप से, तो देखें तो इसके सबसे उत्तर में जो स्थान है उसका नाम है मांडा, यानी जो अपने जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिण में बात करें तो सबसे दक्षिण में जो स्थान है उसका नाम है देमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो आलमगिरीपुर ये पड़ता है मेरठ के अंदर। और इधर सबसे पश्चिम में बात करें तो इसका नाम है सुतकंगे
डोर जो आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो ये भी आप थोड़ा बहुत माइंड में रख सकते हैं कि इसमें सबसे उत्तरी स्थान जो है उसका क्या नाम है, दक्षिणी स्थान है उसका क्या नाम है, और पूर्वी स्थान है उसका क्या नाम है, और सबसे पश्चिमी स्थान है उसका क्या नाम है। यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके के मनके हैं, ये बाट हैं, ये पत्थर के बने हुए फलक हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी यहाँ पे चीजें जो है पूरा वस्तुएं हैं जो एक विशेष संस्कृति से संबंधित होती है। नेक्स्ट आगे टॉपिक की बात करें तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थान, यानी हड़प्पा के आरंभिक स्थान कौन से कहे, तो यहाँ पे देखो सीसवाल है, कोट दीजी है, और दब्स दात है, और आमिरी नाल है। ये जो है वो आपके आरंभिक हड़प्पाई स्थान है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। और विकसित हड़प्पा के स्थलों की बात करें तो आपको देखो कितने सारे स्थान देखने को मिल जाएंगे। ये देखो मांडा मिल गया, ये आपका हड़प्पा है, ये बनावली है, राखीगढ़ी है, मिथातल है, कालीबंगा है, गनेरी वाला है, मोहनजोदड़ो है, आमिरी, बालाकोट, सुतकागेडोर। ये देखो अभी अपन ने बात की थी सुतकागेडोर। तो देखो ये सबसे पूर्वी हो गया, सॉरी ये पश्चिमी हो गया, यानी ये आपके पश्चिमी भाग का अंतिम हड़प्पा सभ्यता का स्थान, और ये आपके उत्तरी भाग का स्थान, ठीक है। जैसे यहाँ पे रंगपुर है, नागेश्वर है, धोलावीरा है, चनूदड़ो है, ये इस तरीके से आपकी किताब में मैप दिया हुआ है, उनमें आप इन चीजों को देख सकते हैं कि कौन से जो है वो विकसित हड़प्पा के हैं, यानी ये जो है वो विकसित हड़प्पा के सभ्यता स्थान है, और ये जो है वो आरंभिक हड़प्पा के सभ्यता के स्थान है, यानी शुरू शुरू में जब हड़प्पा बन रही थी तब ये शुरू के जो स्थान है वो आपके ये वाले हैं, ठीक है। अब कालक्रम को लेके थोड़ी बातचीत करें कि भाई साहब आपकी किताब में एक कालक्रम का भी टॉपिक दिया हुआ है। तो देखो एक आदमी था जिसका नाम है ईसा मसीह, ठीक है, उसका जन्म होता है 1 ईस्वी को, ठीक है। जैसे देखो कि अंग्रेजी में बीसी यानी हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व से। बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पे अपन देखे बात कर रहे हैं ईसा पूर्व की, जिसको अपन शॉर्टकट में ईपू लिखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बीसी। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं बीसी, हिंदी में कहते हैं ईपू, और इसका एक वर्तमान में जो नाम चल रहा है उसका नाम है बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उसके आगे लगेगा ईसा पूर्व, और इनके जन्म की जो बाद की घटनाएं हैं उनके आगे लगेगा ईस्वी, जिसे क्या कहते हैं एडी, हिंदी में कहते हैं ईस्वी, यानी जिसका मतलब है एंडो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, तथा इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। आजकल एडी की जगह सीई का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। जैसे एडी हिंदी में ईस्वी, और वर्तमान में इसका प्रयोग करते हैं सीई यानी कॉमन एरा, ठीक है। तो ये ज्यादा लोड देने वाली बात है नहीं, थोड़ा सा आप माइंड में रख लेना कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उनको कहते हैं ईस्वी, और इनके पहले की घटनाएं हैं उनको कहते हैं ईसा पूर्व। जैसे कि इस तरफ अभी चल रहे हैं, अभी जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 के आगे अपन इस तरीके से लिखेंगे ईस्वी, और इधर अगर मैंने लिख दिया इस तरफ की कोई घटना है, जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका टाइमिंग जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है, यानी लगभग यहाँ से लेकर के इसके बीच का जो टाइमिंग है यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे अब बात करें आरंभ, यानी एक एक टॉपिक को आराम से देखेंगे। आरंभ वाले के अंदर देखो कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिसे अपन ने आरंभिक हड़प्पा का नाम दिया है, ठीक है। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी, यानी विकसित हड़प्पा बनने से पहले यहाँ लोगों के जो घर थे उनकी एक विशिष्ट मृदभांड शैली थी। मृदभांड का मतलब है मिट्टी के बने हुए बर्तनों की शैली थी। इन संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी विकसित हड़प्पा से पहले यहाँ पे जो लोग रहते थे वो अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थे। वो लोग खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। शिल्पकारी का मतलब है कोई ना कोई छोटा मोटा शिल्प उत्पादन से रिलेटेड काम करते थे, यानी कोई ना कोई गतिविधि में शामिल थे, छोटी छोटी चीजें बनाया करते थे, इस तरीके से। उसके बाद में बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी, यानी विकसित हड़प्पा से पहले की जो बस्तियां थी वो बिल्कुल छोटी होती थी, और इनके आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों को जलाए जाने के संकेत तथा कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने का संकेत मिलता है, और आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच का जो है वो क्रम भंग था। जैसे कि अपन इस चीज को देखें कि ऐसे मान लो ये हड़प्पा का पूरा स्थल है, और यहाँ पहले पहले कोई छोटे मोटे घर थे इस तरीके से,
जैसे कि आपने मैप के अंदर देखा कि कौन कौन से स्थान है वो आरंभिक सभ्यता के हैं, जैसे अमारी नाल, कोट दीजी और सीसवाल और दब्सदात, ठीक है ना। तो वो स्थान आरंभिक हड़प्पा के थे। ये दूर दूर बने होते थे, छोटे होते थे, ये लोग खेती करते थे और पशुपालन करते थे और इनकी एक विशिष्ट मृद भांड शैली हुआ करती थी। और बाद में क्या हुआ, यहाँ पे ये लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को विकसित करना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना, विकसित हड़प्पा से पहले यहाँ पे एक सभ्यता थी जिसकी विशिष्ट मृदबाण शैली थी और छोटे स्थान पर ये रहते थे। इनके बस्तियों का आकार छोटा होता था और ये खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिल्पकारी भी कार्य करते थे। और यहाँ से कुछ स्थानों को जलाए जाने के संकेत भी प्राप्त होते हैं। अब जलाए क्यों? क्योंकि भाई किन लोगों ने बड़े घर बनाए हैं तो पुराने वालों को जला दिया होगा या फिर उसको जला करके नया डेवलप किया होगा, बढ़िया नक्शे से घर बनाया होगा, उस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं निर्वाह के तरीके। आपकी किताब में जिस तरीके से बिंदु दिए हैं उसी बिंदुओं के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे और आराम से चीजों को देखेंगे। देखो, निर्वाह के तरीके की बात करें तो निर्वाह में निर्वाह का मतलब है जीवन यापन करने का तरीका। तो एक तो वो कृषि के माध्यम से करते थे, दूसरा करते थे पशुपालन के माध्यम से और तीसरा करते थे शिल्पकारी। शिल्पकारी का मतलब है किसी न किसी प्रकार का कोई उत्पादन करना, चाहे मिट्टी के खिलौने बनाना, चाहे लकड़ी के खिलौने बनाना, चाहे मन के बनाना, इस तरीके से। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से चार्ट बना करके आगे अपन देखते हैं कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी, यानी मौजूद थी। यानी विकसित हड़प्पा जो है वर्तमान में अपन जो देख रहे हैं वो ऐसे स्थानों पर पनपी या ऐसे स्थानों पर बनी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी, यानी जहां पहले आरंभ में हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। आगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से, जिसमें मछली भी शामिल है, से भोजन प्राप्त करते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं पेड़ पौधों के उत्पाद, जानवरों के उत्पाद यानी जानवर, और उसके बाद में मछली भी इनके भोजन में शामिल थी। यानी मछली भी खाते थे, जानवर भी खाते थे और पेड़ पौधों से जो फल फूल कंद मूल इकट्ठे होते थे उनको भी खाते थे। जले अनाज के दाने तथा बीज की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हुए और इनका जो अध्ययन है वो पूरा वनस्पति विज्ञ करते हैं। यानी पुरानी चीजों की जानकारी का जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की बात करें तो यहाँ पे अपने को कुछ अनाज के दाने मिले हैं और उस अनाज के दानों के अंदर गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल, ये प्रमुख रूप से अपने को प्राप्त हुए हैं। गेहूं, जौ, दाल और सफेद चना, ये अपने मुख्य रूप से यहाँ पे अपने को प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो अपने को यहाँ से बाजरे के दाने भी मिले हैं जो लगभग अपने को गुजरात से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? गुजरात से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, गुजरात से प्राप्त होते हैं। तो यहां विशेषतः क्या ध्यान देना है कि गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल और साथ साथ में बाजरे के दाने जो है वो गुजरात से अपने को मिलते हैं। और चावल के दाने अपेक्षाकृत अपने को कम मिले हैं। अपेक्षाकृत कम का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र था शुष्क क्षेत्र था। आगे अपन देखेंगे कि यहाँ से पानी की सिंचाई के भी साक्ष्य अपने को मिलते हैं। तो ये शुष्क स्थान होने के कारण यहाँ से अपने चावल के जो दाने हैं वो अपेक्षाकृत कम ही मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानकारी में अगर बात करें तो जानवरों की हड्डियों में बात करें तो भेड़, मवेशी, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। ठीक है, और पूरा वनस्पतिज्ञ जो है और जो पुरातात्विक विद है उनके द्वारा अध्ययन किए गए से ये संकेत मिलता है कि ये सभी के सभी जानवर जो है थे पालतू जानवर थे। यानी मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर, ये सारे के सारे जो थे वो आपके इसके आगे वाला देखो। हाँ, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से मिली जानकारियों के अंदर मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां प्राप्त होती हैं और ये सारे के सारे जानवर जो थे आपके पालतू जानवर थे। आगे जंगली प्रजातियों के अंदर बात करें तो वराह यानी सूअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां प्राप्त होती हैं जो जंगली प्रजाति के थे। और हम ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या किसी अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस जो है वो प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त हुई है। एक बार पुनः इन चीजों को समझेंगे। हम बात कर रहे हैं
हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके, यानी वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। सबसे पहला था कृषि, यानी खेती करके, दूसरा पशुपालन करके, तीसरा शिल्पकारी कार्य करके, यानी शिल्प उत्पादन में कौन कौन सी गतिविधियां थी उनसे। तो इसमें अपने देखा कि जहां हड़प्पा सभ्यता के लोग अभी विकसित हुए, उससे पहले वहां पे छोटी सी सभ्यता थी जिसको अपन आरंभिक सभ्यता नाम देते हैं। ठीक है, ये लोग पेड़ पौधों से प्राप्त जानवरों, पेड़ पौधों से जो उत्पाद थे उसके अंदर से, और जानवरों से और मछली से अपना भोजन प्राप्त करते थे। यानी सिंधु नदी थी तो मछली मतलब पकड़ करके अपन भोजन में काम ले लेते थे वो। ठीक है, और इनका अध्ययन पूरा वनस्पति विज्ञ करते हैं। और अनाज के अंदर बात करें तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल के साक्ष्य मिलते हैं। बाजरे के जो दाने हैं वो गुजरात से मिलते हैं। इसका मतलब है कि बाजरे के टुक्कर बना के वो खाया करते थे। जैसे ही घर पे आए बाजरे का रोट बनाया, गप दबा के खा लिया। ठीक है, और चावल के दाने भी मिलते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। और हड़प्पा सभ्यताओं के अंदर से अगर जानवरों की हड्डियों के बारे में बात करें तो मवेशियों की हड्डियां मिलती है, भेड़ की हड्डी मिलती है, बकरी की, भैंस की तथा सूअर की हड्डियां इसमें शामिल हैं। और ये सारे के सारे जानवर जो थे वो पालतू थे। और जंगली जानवरों में बात करें तो वरहा, हिरण, घड़ियाल की भी हड्डियां प्राप्त होती है। ये जो एक प्रकार से जंगली जानवर थे। और अभी तक अपन ये पता नहीं लगा पाए हैं कि भाई ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो इन सभी जानवरों का शिकार खुद करते थे या किसी शिकार करने वाले समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। ठीक है, और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आपके लोग मछली भी खाते थे और पक्षियों को भी खाते थे। कभी कभार मूड खराब हो गया तो भाई साहब चिड़िया, ओला, पींचा, लेला खा के काम चला लेते थे। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके जीवन निर्वाह से संबंधित कार्य। आगे बात करें कृषि प्रौद्योगिकी, यानी आपकी किताब के अंदर जिस तरीके से बिंदु दिए हुए उसमें प्रत्येक बिंदु टू बिंदु अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिए जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। और जो कोई साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, आगे इनसे रिलेटेड अपन प्रश्नों की भी बात करेंगे। तो देखो, मोहरों पर किए गए रेखा अंकन तथा मृण मूर्तियां ये इंगित करती है कि वृषभ में, यानी वृषभ के विषय में जानकारी थी। और इस आधार पर पुरातात्विक विद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग होता था। वृषभ का मतलब होता है बैल। वृषभ का मतलब क्या होता है? बैल। अरे बैल मनी खोदो बड़द, शिवजी आड़ो नौ दियो। ठीक है ना, उसका। यानी मोहरों और मृण मूर्तियां, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें प्राप्त हुई है उन पर, और जो मिट्टी की मूर्तियां हैं उसके ऊपर इसका चित्र बना हुआ था। किसका? वृषभ का। वृषभ का मतलब है बैल का चित्र बना होता था। और इस बैल के चित्र से अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस बैल का उपयोग कहीं ना कहीं खेत जोतने के लिए होता था। और एक बात ध्यान रखना, हमारे को सिंधु घाटी सभ्यता से गाय के अवशेष नहीं मिलते हैं, गाय के प्रमाण नहीं मिलते हैं, गाय के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन बैल के प्रमाण जरूर मिलते हैं। क्योंकि बैल का जो चित्र है वो किसके ऊपर मिलता है? बैल का जो चित्र है वो एक तो मिलता है मोहरों पर, किस पे मिलता है? मोहरों पर, और दूसरा मिलता है मृण मूर्तियों पर। मृण मूर्तियों का मतलब है मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। ठीक है ना, मोहरों पर और मृण मूर्तियों के ऊपर इसका चित्र मिलता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। और मृण मूर्तियों के ऊपर बने चित्र से अपन लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन बैलों का जो उपयोग है वो खेत जोतने के लिए किया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट, साथ ही चोलिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है के कई स्थल और बनावली जो हरियाणा भारत में स्थित है से मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं। एल्योसा, इसका मतलब है वो लोग खेती करते थे। और खेती के अंदर कौन से बीज उपयोग लेते थे? जो कि अपन ने ऊपर पढ़ लिए, गेहूं, जो चने, दाल। ठीक है, वो अपन ने चीजें देख ली। तो मैं यहाँ पे इन चीजों को भी अंडरलाइन कर लेता हूं कि भाई चोलिस्तान जो है वो आपके पाकिस्तान में पड़ता है, और बनावली जो आपके हरियाणा भारत में पड़ता है, से अपने को मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए हैं, यानी मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक विदों को कालीबंगन, यानी कालीबंगा जो अपने राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध स्थापित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं पी लेता हूं पानी। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें थी और हड़प्पा सभ्यता में जो मृण मूर्तियां थी, उनके ऊपर रेखा अंकन, यानी उनके ऊपर जो चित्र बनाए थे, उन चित्रों से ये पता चलता है कि
इसके ऊपर जो बैल बनाया गया है, इस बैल का उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता था। ऐसा आइडिया वो लोग लगाते हैं। साथ ही साथ चोलिस्तान पाकिस्तान और बनावली हरियाणा से अपने को मिट्टी से बने हलों के साक्ष्य मिलते हैं या हलों के प्रमाण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान, इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान से अपने को जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध स्थापित करते हैं, यानी आरंभिक हड़प्पा के जो क्षेत्र थे उससे रिलेटेड हैं। आगे इस खेत में हल रेखाएं दो समूहों पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी ये जो हल मतलब खेती की हुई थी एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटते थे। इसका मतलब ये है कि एक बार हल इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, दूसरी बार इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यानी एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटते थे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलों को भी उगाया जाता था। साथ ही साथ ये किया जा सकता है कि यहाँ पे एक साथ दो अलग फसलें उगाने की भी प्रथा जो है वो प्रचलन में रही होगी। एक साथ दो फसलों को भी उगाते रहे होंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखें। अधिकांश हड़प्पा स्थल जो थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित थे। जैसे कि अपन ने पहले बातचीत की थी कि हड़प्पा स्थल जो थे वहां से अपने को चावल के साक्ष्य अपेक्षाकृत कम मिले। तो आपको ध्यान रखना होगा कि चावल जो है उसके उत्पादन के लिए अपने को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसकी वजह से ये सिंचाई के लिए, या ऐसे कह सकते हैं कि हड़प्पा वाला क्षेत्र जो था वो अर्ध शुष्क था, इसलिए यहाँ चावल के जो है वो कम प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क था। संभवतः यहाँ कृषि के लिए सिंचाई का उपयोग भी किया होगा या करना पड़ता होगा। इसके संदर्भ में अफगानिस्तान में सोर्तगुई नामक हड़प्पा सभ्यता स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले गाद से भर गई, और ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता हो। दूसरा बात, इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए संचयन हेतु किया जाता था। और पुरातात्विक विदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अब देखो, अगर धातु के औजारों की बात करें तो धातु के औजारों में वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है ना, लोहे से परिचित नहीं थे। इसका मतलब यह है कि वो पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। और धातु में बात करें तो कोई तांबे के बने हुए उपकरण जो थे वो, जो तांबे के उपकरण थे वो कोई प्रयोग में लेते होंगे। तो अपन ने इस टॉपिक के अंदर जिससे रिलेटेड बात की है वो है आपका कृषि प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, कृषि प्रौद्योगिकी के अंदर ठीक है, कृषि प्रौद्योगिकी के अंदर बात करें, मोहरे, मृण मूर्तियां और इनके ऊपर वृषभ का चित्र मिला जिससे खेत को जोतने के साक्ष्य मिलते हैं। चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी का हल मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और आगे बात करें तो ये एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटते थे। और नेक्स्ट, यहाँ पे एक साथ दो फसलों को उगाने के प्रमाण भी मिले हैं। और अधिकांशतः हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पे शायद ऐसा माना जाता है कि सिंचाई भी की जाती थी। इसके लिए यहाँ जो है वो आपका सोर्तगुई नामक स्थान है, यहाँ से अपने को नहरों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इस यहाँ पे अपने को मोहनजोदड़ो में बहुत ज़्यादा कुएं मिले हैं। तो अपन यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि शायद वो लोग कुओं से भी सिंचाई का कार्य करते होंगे। और इसके अतिरिक्त बात करें धौलावीरा, तो धौलावीरा से भी बहुत सारे जलाशय, मतलब एक बहुत बड़ा जलाशय मिला जिससे अपने आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ पे भी कृषि कार्य के लिए सिंचाई का प्रयोग किया जाता था। और उसके बाद में अपने को ध्यान रखना है कि फसल की कटाई के लिए वो लकड़ी में हत्थे बिठाए हुए पत्थर के फलकों का उपयोग करते थे। उसके बाद में आपके एक अवतल चक्की का चित्र बना हुआ है। और अवतल चक्की यानी ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी। यानी ये जो अवतल चक्की है ये इस तरीके से ये अनाज पीसने के लिए उपयोग में ली जाती थी। यानी ये इसके ऊपर भाटा है और ये इस तरीके से चक्की है। ठीक है, साधारणतः ये चक्कियां स्थूल, कठोर, कंकरीले, अग्रिज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। आमतौर पर इनके
अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। और अर्नेस्ट मेके 1937 ने इसका प्रकाशन किया है। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रमाण मिला है वो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से इसके प्रमाण अपने को मिलते हैं। किसके? अवतल चक्की के। और अवतल चक्की जो है वो यहाँ अनाज पीसने के लिए शायद प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट बात करें, हड़प्पा एक नियोजित शहरी केंद्र, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ की गृह स्थापत्य कला किस तरीके की थी। और यहाँ गृह स्थापत्य कला क्या थी और नालों का निर्माण किस तरीके से था। चलो एक एक चीजें अच्छे से देखते हैं। यानी इतनी देर तक अपने जो थी कृषि व्यवस्था क्या थी और जीवन यापन के तरीके क्या थे उनकी बातचीत की थी। अब आगे बात कर रहे हैं, यहाँ एक नियोजित नगर यानी नियोजित जो शहर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें गृह स्थापत्य की बात करेंगे, नालों के निर्माण की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इस तरीके से उसमें सबसे पहला स्थान खोजा गया था वो तो था आपका हड़प्पा, और दूसरा जो स्थान खोजा गया था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो देखो मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है, लेकिन सबसे पहला खोजे गए स्थल की बात करें तो आपका हड़प्पा था। यहाँ मोहनजोदड़ो की जो बस्ती थी वो दो भागों में विभाजित थी। एक छोटी थी लेकिन ऊंचाई वाले भाग पर बनी हुई थी, दूसरी कहीं अधिक बड़ी लेकिन नीचे वाले भाग पे बनी हुई थी। यानी एक छोटी बस्ती थी लेकिन उच्च स्थान पर बनाई गई थी, वो तो था दुर्ग। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और निचले वाले स्थान पर बनाया गया था, उसका नाम था निचला शहर। जैसे कि दुर्ग और निचला शहर इसका क्रमशः नाम था। ठीक है, दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह है कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के सबूतरे पर बनी हुई होती थी और दुर्ग को दीवार से घेर कर बनाया गया था, जिसका अर्थ है निचले शहर से इसे अलग किया गया। यानी जो निचला शहर है इसको अलग किया गया दुर्ग के चारों तरफ दीवार बना करके। और दुर्ग जो था वो अधिक ऊंचाई पे बना हुआ था, यानी चबूतरे के ऊपर बना हुआ था, और निचला शहर भी दीवारों से घेरा हुआ था। यानी चारों तरफ दीवार, इस तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि ये ऊंचाई वाला भाग है, यहाँ पे तो बना हुआ था आपका दुर्ग और इसके चारों तरफ भी दीवार की हुई थी। ठीक है, और ये इसका जो आकार था वो था छोटा। दूसरी तरफ यहाँ बहुत बड़े आकार में बना हुआ था आपका निचला शहर, यानी ये जो है वो आपका निचला शहर है। इसके चारों तरफ भी बाउंड्री थी और इसके चारों तरफ भी बाउंड्री थी। ठीक है, दुर्ग निर्माण में ईंटें शामिल थी, जो मतलब भले ही धूप में सुखाकर या फिर भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, और एक निश्चित अनुपात की ईंटें होती थी। यानी ये दुर्ग जो निर्माण था इसके अंदर ईंटों का प्रयोग किया गया था, और इन ईंटों का जो प्रयोग था वो क्या किया गया था, पकी हुई ईंटें थी। कैसी थी? भले या तो इसको आग में सुखाकर पकाया हो या फिर आग में पकाया हो या फिर कहीं बाहर धूप में सुखाकर पकाया हो, लेकिन पकी हुई ईंटें थी। और एक विशिष्ट बात यह थी कि इन ईंटों का जो अनुपात था वो समान अनुपात था। ऐसा नहीं कि ईंटें छोटी बड़ी, ऐसा नहीं है, अनुपात एकदम बिल्कुल समान, चौड़ाई लंबाई। जैसे कि जहां लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। यानी इस तरीके से चौड़ी है, इस तरीके से यूं है, और इस तरीके से सेम टू सेम वापस यहीं पे इस तरीके से, यानी समान आकार की जो थी वो आपके ईंटों का प्रकार जो या ईंटें जो थी वो इनमें प्रयुक्त की गई थी। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था। बिल्कुल ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको बनाया गया था कि इस तरफ जैसे मान लो ये सड़क निकल रही है तो यहाँ पे किनारे पे यहाँ पे घर बने हुए होते थे, वापस इस तरफ घर, इस तरफ घर, यानी बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से सड़कों को बनाया गया था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना हुआ था, यानी हर जितने भी घर थे उनका फर्श जो है वो ईंटों से बना हुआ था, और उनमें एक स्नानघर होता था और जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कितना नियोजित शहर है, यानी एक फर्श होता था वो ईंटों का बना होता था, स्नानघर होता था जिसकी नालियां सड़क के माध्यम से नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी, यानी यहाँ के जो घर थे वो बहुमंजिला थे, यानी डबल मंजिल वाले घर थे, यानी दूसरे तल पर या दूसरे छत पर जाने हेतु सीढ़ियां भी बनाई गई थी। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए जिसमें बाहर से आया जा सकता है और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। और विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग जो थी वो आपके 700 के आसपास थी। ठीक है,
लोथल में आवास के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इधर ध्यान दें, हम इतनी देर चीजें देख रहे थे कि लोथल में आवास निर्माण के लिए जो है वो ईंटों का जो प्रयोग है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा है। कौन सा स्थान? लोथल, जो गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे आवास